नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज हिंदू से एक आर्टिकल लेंगे, बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर से दो और आर्टिकल्स हम लेंगे। टोटल 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे सीधा डिटेल से, बाकी न्यूज़पेपर के कुछ दूसरे आर्टिकल्स एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार से हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहला जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड से संबंधित। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो ताइवान स्ट्रेट टाइम्स ऑफ इंडिया। तीसरा डिजिटल बिल इंडिया आर्टिकल डिस्कस करेंगे। डिजिटल बिल जल्द ही हमारे देश में आने वाला है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप एथिकल टर्म देख लीजिए जो आज हमें डिस्कस करनी है, अल्ट्रुइस्टिक चीटिंग। देखो, कई बार ना लोग चीटिंग करते हैं लेकिन अपने आप को समझा लेते हैं कि हम दूसरों की वेलफेयर के लिए चीटिंग कर रहे हैं। मतलब अल्ट्रुइज्म का सहारा लिया जाता है अपनी चीटिंग को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे देखो, मान लीजिए मैं एग्जाम में ना चीटिंग करता हूं, नकल करता हूं, लेकिन नकल करके फिर मैं अपने फ्रेंड की भी हेल्प कर देता हूं एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं अपने आप को कैसे समझा रहा हूं कि ना यार, मेरा मकसद तो ना फ्रेंड की हेल्प करना था, अगर मैं उसकी हेल्प ना करता तो वो फेल हो जाता। तो मैंने अल्ट्रुइज्म के लिए चीटिंग की है, मैंने उसकी फायदे के लिए चीटिंग की है। तो ये है अल्ट्रुइस्टिक चीटिंग। मतलब आप चीटिंग कर रहे हो लेकिन जस्टिफाई करते हो उसको अल्ट्रुइज्म के नाम पे कि मैंने तो दूसरे पर्सन की हेल्प करने के लिए चीटिंग की है। देखो, अल्ट्रुइस्टिक चीटिंग ना दोनों तरह की होती है। मतलब अल्ट्रुइस्टिक चीटिंग में जो बंदा चीटिंग कर रहा है उसको फायदा हो भी सकता है और कई बार हो सकता है ना भी हो उसको फायदा। समझ गए? दोनों तरह के केसेस जो है वो अल्ट्रुइस्टिक चीटिंग में आते हैं। मान लीजिए मैंने गलत काम किया है और मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि मेरा मकसद किसी दूसरे की हेल्प करना था। उस चीज में ना हो सकता है कि मेरा भी फायदा हो और हो सकता है कि मेरा ना भी फायदा हो। आप एग्जाम्पल दीजिए अपनी डेली लाइफ में अल्ट्रुइस्टिक चीटिंग का, आप क्या एग्जाम्पल दोगे? अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आर्टेमिस अकॉर्ड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो ये है कि इंडिया ने ना आर्टेमिस अकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है क्या ये आर्टेमिस अकॉर्ड? पहले मैं आपको मिशन के बारे में बताता हूं। आर्टेमिस मिशन क्या है? देखो, यूएस का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आर्टेमिस। इस मिशन के अंतर्गत यूएस से मून पर फिर से इंसान को ले जाना चाहता है और इस बार परमानेंट, मतलब परमानेंट कोई फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहता है यूएस मून पर। और क्या क्या है इस आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत? परमानेंट फैसिलिटी इस्टेब्लिश होगी मून पर। इसके साथ साथ सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क होगा, कॉन्स्टेलेशन होगा, जो कि ना सैटेलाइट्स को गाइड करेगा। मतलब कि कल को और भी सैटेलाइट्स को मून पर ले जाना है, वापस लाना है, तो स्पेस में मून के आसपास सैटेलाइट्स का एक ग्रुप दूसरे सैटेलाइट्स को गाइड करेगा, नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, ताकि दूसरे सैटेलाइट्स मून पर आ सकें, यहां से वापस अर्थ पर जा सकें। और सबसे लास्ट में इस मिशन का पार्ट ये भी है कि एक परमानेंट स्पेस स्टेशन मून के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज, आर्टेमिस मिशन का पार्ट ये है फिर से इंसान को मून पर ले जाना, लेकिन इस बार परमानेंट, मतलब परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना मून पर, यानी चंद्रमा पर कोई परमानेंट बेस वगैरह इस्टेब्लिश किया जाएगा मून पर। दूसरे नंबर पे एक स्पेस स्टेशन होगा जो मून के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और सबसे लास्ट में सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होगा मून के आसपास, जो देखो उन सैटेलाइट्स को गाइड करेगा जो अर्थ से मून पर आएंगे और वापस से मून से अर्थ पर जाएंगे। और यूएस अकेला काम नहीं कर रहा है। यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, वो अकेले काम नहीं कर रही है इस मिशन पर, और बहुत सारे देश एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब 27 देश टोटल अभी देखो ऐसे हैं जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, जो यूएस के साथ हैं इस मिशन में। तो आर्टेमिस अकॉर्ड ना एक प्रकार से नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है मेंबर कंट्रीज के बीच। मतलब जैसे अभी 27 देशों ने ये साइन किया है ना, तो 27 देशों ने वादा किया है कि हम आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे। बाइंडिंग एग्रीमेंट तो ये होता है कि जिन देशों ने बाइंडिंग एग्रीमेंट को साइन किया है उनको वो फॉलो करना ही होता है, नहीं करेंगे तो फिर पनिशमेंट होगी।
लेकिन नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट में गाइडलाइंस दी जाती हैं जिनको मेंबर कंट्रीज को मानना होता है, एक प्रकार से एडवाइस की तरह होती हैं ये गाइडलाइंस। अब देखो राइटर थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देते हैं। राइटर कहते हैं आउटर स्पेस में ना विभिन्न देशों की स्पेस एक्टिविटीज को गाइड करने के लिए ना 5 ट्रीटीज आई थी। 1960-70s का समय था, उस समय 5 ट्रीटीज आई थी, जिसमें से सबसे मेन है आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी में ये सारी बातें बोली गई, जैसे आउटर स्पेस को मिलिटराइज नहीं किया जाएगा विभिन्न देशों के द्वारा, यहां पे जाके कम से कम मिलिट्रीज जंग नहीं लड़ेंगी, ये सारी बातें बोली गई थी। उन 5 ट्रीटीज में से ना सबसे लास्ट था मून एग्रीमेंट। कैसे विभिन्न देश चंद्रमा का इस्तेमाल करेंगे, कैसे विभिन्न देश आकाश में जो दूसरी बॉडीज हैं जैसे एस्टेरॉयड वगैरह हैं उनके ऊपर जो रिसोर्स मौजूद हैं उनका कैसे यूज करेंगे विभिन्न देश चंद्रमा पे जाके या फिर दूसरी स्पेस की बॉडीज पे जाके कोई अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। ये सारी बातें बोली गई थी मून एग्रीमेंट में, जो सबसे लास्ट आउटर स्पेस ट्रीटी थी 5 में से। और उस समय देखो 1979 में ये आई थी। उस समय यूएस ने बढ़ चढ़ के विभिन्न देशों को बोला था कि आप इस एग्रीमेंट को साइन कीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूएस ने ये बोला था देखो चंद्रमा है, आकाश में दूसरी बॉडीज हैं जैसे कोई एस्टेरॉयड है, इन पर ना किसी एक देश का हक नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन है, ये वो जगह हैं जिन पर सभी देशों का हक है, ये सभी देशों के राज्य हैं, प्रोविंस हैं। तो इनका जो इस्तेमाल है ना वो मानव सभ्यता की भलाई के लिए होना चाहिए। जैसे देखो किसी मोहल्ले में कोई पार्क होता है, बगीचा है, गार्डन है, उस पर किसी एक घर का हक नहीं होता, उस बगीचे का इस्तेमाल होता है पूरे मोहल्ले के लोगों की भलाई के लिए। तो उसी प्रकार से ये चंद्रमा और दूसरी आकाश की बॉडीज हैं, स्पेस की बॉडीज हैं, जिन पर किसी एक देश का हक नहीं है, मानव सभ्यता को आगे ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सारी बातें कौन से एग्रीमेंट में बोली गई थी? 1979 के मून एग्रीमेंट में। बट जानते हो एक चीज, उस समय तो यूएसए को ये सारी बातें अच्छी लगती थी, बट ना धीरे धीरे यूएस की सोच चेंज हो गई। आज के समय में ना यूएसए को ये लगता है कि नहीं यार, मून का इस्तेमाल होना चाहिए, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, मैं चंद्रमा का इस्तेमाल करूंगा वहां पे वेपन्स को टेस्ट करने के लिए, वहां से रिसोर्सेज मिलेंगे, मुझे फायदा होगा। आज के समय में यूएसए की सोच ये है। यूएसए को यह भी डर है कि मैं तो मून एग्रीमेंट के प्रोविजन को मान रहा हूं, लेकिन चाइना जैसे देश वो तो मून पे अपना बेस इस्टेब्लिश कर लेंगे, वहां पे मिलिट्री बेस उनका हो जाएगा, मून के रिसोर्सेज को चाइना जैसे देश एक्सप्लॉइट कर लेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो यूएस ने बोला कि मैं नहीं मानता, मून एग्रीमेंट जो हुआ था 1979 में, अब मैं उसे नहीं मानता। तो उसके बाद यूएसए ने मून एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तब फिर यूएसए ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि हम मून पर एक परमानेंट बेस इस्टेब्लिश करते हैं, परमानेंट हम सैटेलाइट्स को वहां पे ले जाएंगे, वापस लाएंगे, इस प्रकार से एक चैनल बनाएंगे। तो यूएस के मित्र देश जो यूएस की बातों से अलाइंड हैं, उन्हीं देशों का यह अकॉर्ड है आर्टेमिस अकॉर्ड। समझ गए? मून एग्रीमेंट को यूएसए ने रिजेक्ट किया और फिर कहा कि मैं मून को यूज करना चाहता हूं, और यूएसए ने अपने दोस्तों को साथ मिलाया और उन्हीं दोस्तों का ग्रुप है जिसने साइन किया इस आर्टेमिस अकॉर्ड को। अब बात आती है इंडिया को क्या फायदा होगा। इंडिया को देखो फायदा होगा, इंडिया का खुद का गगनयान मिशन है जिसमें इंडिया को ह्यूमन बींग्स को भेजना है स्पेस में 7 दिनों के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो इंडिया काफी कुछ सीखेगा इस आर्टेमिस मिशन से। इंडिया दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी से सीखेगा, मतलब नासा से तो सीखेगा ही, आर्टेमिस अकॉर्ड में तो बहुत सारे दूसरे देशों की एजेंसीज है ना, उनसे भी इंडिया सीखेगा। सबसे लास्ट में अभी देखो इंडिया की ना रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ में काफी कोऑपरेशन है, बट अब रशिया की स्पेस एजेंसी उतनी एक्टिव नहीं है क्योंकि रशिया उतना स्ट्रांग नहीं रहा। रशिया अपनी स्पेस एक्टिविटीज के लिए उतना पैसा नहीं खर्च कर रहा है जितना कि यूएसएसआर किया करता था। तो इंडिया की ना रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने से, क्योंकि दूसरे देशों से इंडिया को बहुत कुछ अब मिलेगा। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज, इस अकॉर्ड में सिर्फ इनफॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, सिर्फ गाइडलाइंस हैं और कुछ नहीं। जबकि इंडिया ना औपचारिक लॉ ज्यादा पसंद करता है कि कानून बन जाए और बाकी देश उसे फॉलो करें, लेकिन आर्टेमिस अकॉर्ड में लॉ नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस हैं, एडवाइस हैं। नेक्स्ट, इंडिया शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रशिया।
देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस अकॉर्ड को साइन करने से रशिया और इंडिया के बीच में दूरियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। नेक्स्ट, स्पेस रिसोर्सेज। मून एग्रीमेंट देखो ये बोला करता था कि स्पेस में जो बॉडीज़ हैं या फिर मून है उनके रिसोर्सेज को यूज़ करना है मानवता की भलाई के लिए। बट इस अकॉर्ड को साइन करना एक प्रकार से सिग्नल है कि इंडिया ने भी अब मून एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया भी अब मून एग्रीमेंट को नहीं मानता, ऐसा सिग्नल गया है। लास्ट में यह भी बोला जाता है कि देखो राकेश शर्मा इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस में एंट्री ली। बट आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करके इंडिया के एस्ट्रोनॉट का एक बार फिर से स्पेस में जाने का रास्ता जो है वो खुल गया है और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी जो नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ मिलके इंडिया एक्सप्लोर करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया आर्टेमिस मिशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ताइवान स्ट्रेट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये चाइना है, यहाँ पे ताइवान, और ये है ताइवान स्ट्रेट। ये जो एरिया है ना जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये ताइवान स्ट्रेट है। यहाँ पे ना बहुत बार चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन्स देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना की यात्रा पर गए और उसके बाद शायद ऐसा लगा कि टेंशन्स डिफ्यूज हो गई हैं, टेंशन्स थोड़ी कम हुई हैं यूएस और चाइना के बीच में। हेनरी किसिंजर ने ना हाल ही में इकोनॉमिस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हेनरी किसिंजर जो पहले यूएस की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में शामिल रही हैं, बहुत महान डिप्लोमेट माने जाते हैं हेनरी किसिंजर। इन्होंने ये बोला कि अभी जो यूएस और चाइना के बीच में सिचुएशन है ना वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले की सिचुएशन है। दोनों ना उस स्टेज पे आ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को कंसेशन देने के लिए तैयार ही नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं ना कि अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि दोनों के बीच में कोई सुलह नहीं हो सकती, अब एक ही सॉल्यूशन बचा है कि दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो उस सिचुएशन पे दोनों देश आ चुके हैं। ये बात हेनरी किसिंजर ने बोली। उन्होंने बोला कि ये यूएस के विदेश मंत्री चाइना की यात्रा पर गए, इससे कुछ खास नहीं निकला, आने वाले समय में लड़ाई होगी यूएस और चाइना के बीच में। और देखो यूएस चाइना दो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है, लड़ाई होती है, तो उसका इंपैक्ट तो धीरे धीरे सीधा सीधा पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं ताइवान की। ताइवान का जो स्टेटस है ना वो चाइना के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। चाइना कहता है कि हम ताइवान को पूरी तरह से चाइना में यूनाइट करना चाहते हैं, चाइना में मिलाना चाहते हैं, बट मिला नहीं पा रहे हैं यूएसए के कारण। चाइना कहता है कि ताइवान पे हमारा ही हक है, बट अभी ताइवान अलग से चल रहा है। देश तो नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ताइवान को मानते नहीं है एज ए देश चाइना के डर से, बट इंडिपेंडेंट चल रहा है ताइवान। तो चाइना कहता है इंडिपेंडेंट नहीं चलना चाहिए, हम ही इसको चलाएंगे, चाइना के अंडर ही ये सीधा सीधा आना चाहिए। बट यूएसए ऐसा नहीं चाहता। यूएसए चाहता है कि ताइवान अलग से एक देश की तरह चलता रहे, बेशक ज्यादातर इसे देश ना माने, फिर भी चाइना का कंट्रोल नहीं होना चाहिए ताइवान में, ताइवान चाइना के अंदर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा यूएसए कहता है। यूएसए से स्पीकर गई ताइवान की यात्रा पर, चाइना इससे बिल्कुल बुरी तरह से भड़क गया। चाइना ने बदले में ताइवान के नज़दीक जाके मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर दी, एग्रेसिवनेस शो कर दी ताइवान स्ट्रेट में। दोनों के लिए ना साख का सवाल बन गया है ताइवान, जहां चाइना को यह लगता है कि पास्ट में हमारे साथ जो गलत हुआ उसको एड्रेस करने के लिए, खोई ग्लोरी हासिल करने के लिए ताइवान लास्ट पॉइंट है। ताइवान को ही जैसे चाइना में हम मिलाएंगे तो पूरे वर्ल्ड को पता लग जाएगा कि अब चाइना की सेंचुरी आ चुकी है, ये चाइना की शताब्दी है। जबकि यूएसए को यह लगता है कि अगर चाइना ने ताइवान को अपने अंदर पूरी तरह से मिला लिया तो फिर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। यूएसए के पास अभी जो स्टेटस है सुपर पावर का, हमारे से वो जो टैग है, वो स्टेटस है, वो छिन जाएगा। इसलिए यूएसए किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ताइवान जो है पूरी तरह से चाइना में मिल जाए। समझ गए आप पूरा इशू? तो इशू को लेकर ना दोनों के बीच में टकराव है। अब इंडिया का पॉइंट कहां पे आता है?
इंडिया का पॉइंट देखो यहां पे आता है, इंडिया का बहुत सारा ट्रेड यहां से होके गुजरता है। इसके अलावा अगर चाइना ने ताइवान स्ट्रेट को मान लीजिए ब्लॉक कर दिया, जैसा पहले कोशिश चाइना कर चुका है, तो फिर यूएसए दूसरे रीजन्स को ब्लॉक करेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में अलग अलग सीज में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, वायलेंस देखने को मिल सकता है। तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया का बहुत सारा ट्रेड होता है इंडो पैसिफिक रीजन में, ऑलमोस्ट 50% इंडिया का ट्रेड ईस्टर्न रीजन से होता है, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, ईस्ट सी, ताइवान स्ट्रेट, ये सब। इंडिया ताइवान से बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोक्योर करता है, बहुत सारी चीजें इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपोर्ट करता है। तो ये डायरेक्टली इंडिया पर इंपैक्ट पड़ेगा अगर किसी भी प्रकार से कंफ्लिक्ट पैदा होता है चाइना और ताइवान के बीच में, ताइवान स्ट्रेट में। किसी भी प्रकार से चाइना इस रीजन में अपनी फर्दर एग्रेसिवनेस को शो करता है तो इंडिया पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या किया जाए? देखो, हाँ एक पॉइंट और भी है, यहां पे देखो बहुत सारी ना सबमरीन्स केबल्स भी होके गुजरती हैं, यानी सी के नीचे से ना केबल्स होके गुजरती हैं। अगर कन्फ्लिक्ट पैदा होगा इस रीजन में तो वो केबल्स को काट दिया जाएगा किसी देश की नेवी के द्वारा, तो इंडिया से डेटा का आदान प्रदान मुश्किल हो जाएगा, इंटरनेट पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना इंडिया को करना पड़ सकता है। तो सीधा सीधा इंडिया के स्टेक्स तो इन्वॉल्व हैं। अब क्वेश्चन उठता है इंडिया को करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, खास करके ग्लोबल साउथ के देश हैं। ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, जिसकी यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में गए थे। इन देशों के साथ ना मिलकर इंडिया काम करें। इन देशों के साथ जब डिस्कशंस होना तो एजेंडा पे ताइवान स्ट्रेट भी होना चाहिए कि इस पे यहां पर हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, चाइना को रोकना है कि यहां पे आप भैया गलत काम मत करो। तो ये इशू ना इंडिया डिस्कस करे विभिन्न ग्रुप्स के साथ, विभिन्न देशों के साथ जिनकी सोच इंडिया से मिलती है, जैसे आसियान के कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, साउथ पैसिफिक स्टेट्स हैं। इन देशों के साथ डिस्कशन में ताइवान स्ट्रेट को भी इंडिया एजेंडा में शामिल करे, क्योंकि देखो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट जब होगा ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन अगर पैदा होगी, यूएस और चाइना के बीच में अगर लड़ाई होती है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके पड़ेगा? ग्लोबल साउथ पे पड़ेगा। ग्लोबल साउथ मतलब गरीब देशों पे और डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज का यानी ग्लोबल साउथ के स्टेक्स हैं कि वर्ल्ड में पीस रहे, ताइवान स्ट्रेट में पीस रहे, इसलिए इन देशों को भी मिलकर डिस्कशन करनी चाहिए पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इस रीजन में। अभी इंडिया अवेयरनेस ही पैदा कर सकता है डिस्कशंस करके इन देशों के साथ में, इन ग्रुप्स के साथ में, ताकि चाइना पे भी प्रेशर क्रिएट हो कि देखो दूसरे देशों के भी कंसर्न्स हैं, आप ठीक से बिहेव करो इस रीजन में, कुछ भी एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से पहले आप सोचो, आप आइसोलेट हो जाओगे वर्ल्ड में। तो इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट होगा। और देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ देश ना ये बोलते हैं कि चाइना और यूएसए आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ना चाइना और यूएसए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। यूएसए को पता है चाइना डिस्ट्रॉय हुआ तो उसकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, और चाइना को भी पता है यूएसए खत्म हुआ तो उसकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। बट देखो इतिहास इस बात का गवाह है कि देश ना हर बार रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, लॉजिक के हिसाब से देश डिसीजन नहीं लेते हैं। कई बार देश जो है वो फीलिंग्स के आधार पे भी डिसीजन लेते हैं। तो ताइवान को पूरी तरह से चाइना में मिलाने के लिए अगर चाइना ने डिसीजन लिया ना, तो ये उसका इमोशनल डिसीजन होगा, लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, अब भी एक बार फिर से हो सकता है, इसलिए विभिन्न देशों को ना इसको लेकर तैयार रहना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल इंडिया बिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आईटी एक्ट आया था, आईटी एक्ट 2000 में आया था। उस समय तो ना इंटरनेट आया था, जैसे इंटरनेट पे किसी ने हेट कमेंट पोस्ट कर दिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से कंटेंट शेयर कर लिया, उन सब चीज़ों के लिए था ये आईटी एक्ट 2000, जिसमें समय समय पे अमेंडमेंट भी आया। समय समय पे अमेंडमेंट इसलिए आया
क्योंकि आपको पता है इंटरनेट तो पिछले 23 सालों में ना पूरी तरह से बदल गया है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है इंटरनेट, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो आईटी एक्ट 2000 ना उन सब चीजों से डील करने में सक्षम नहीं था, समझ गए? तो इसलिए समय समय पे अमेंडमेंट किया गया। और अब तो आपको पता है सोशल मीडिया आ गया, ई कॉमर्स आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन ये आईटी एक्ट 2000 है ना अभी तक हमारे देश में चल ही रहा है, जबकि आज की सिचुएशन से ये एक्ट निपटने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इसलिए ना सरकार एक नया बिल लेके आ रही है, डिजिटल इंडिया बिल 2023। इसका सबसे फर्स्ट जो ड्राफ्ट है वो इसी महीने के लास्ट तक पोस्ट कर दिया जाएगा जनता के लिए, ताकि जनता भी इस पे कमेंट कर सके। तो बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स इंतजार कर रहे हैं, ये जो ड्राफ्ट सरकार प्रेजेंट करेगी ना कैसा होगा, कैसे हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट किया जाएगा। पूरा वर्ल्ड भी देखेगा कि इंडिया में कैसा रेगुलेशन हो रहा है। चेंजेस भी प्रपोज किए हैं। मैं आपको पहले ना बैकग्राउंड बताता हूं ताकि इशू आपको अच्छे से समझ में आए। अभी का जो आईटी एक्ट है ना, इसमें अमेंडमेंट किया गया था। अभी के एक्ट के अनुसार इंटरमीडियरी कौन है? इंटरमीडियरी देखो वो है जो किसी भी यूजर को ना इंटरनेट से जोड़ता है। अब जैसे देखो फेसबुक है, फेसबुक किसी यूजर को इंटरनेट से जोड़ रहा है तो वो इंटरमीडियरी होगा। जोड़ना मतलब आप कुछ पोस्ट कर पा रहे हो फेसबुक पे, फेसबुक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। बट देखो ये जो चीज है ना, एनी एंटिटी, कोई भी कंपनी जो यूजर और इंटरनेट के बीच में एक लिंक का काम कर रही है वो इंटरमीडियरी है। इसमें देखो बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। इवन अमेजोन पे आप कमेंट डालते हो, अमेजोन कंपनी भी आपको इंटरनेट से जोड़ रही है, एक इंटरमीडियरी का काम कर रही है। नेटफ्लिक्स, मतलब इवन देखो प्रिंट जैसी, द प्रिंट है ना, एक वेबसाइट है जो न्यूज़ आर्टिकल्स पोस्ट करती हैं, उसके नीचे भी लोग कमेंट करते हैं, तो वो भी इंटरमीडियरी हो गया। तो अभी के एक्ट के अनुसार ना इंटरमीडियरी की जो डेफिनेशन है ना बहुत ज़्यादा वास्ट है, और सरकार ने ना इंटरमीडियरी के ऊपर ना काफ़ी सारी ओब्लिगेशंस लगा रखी हैं कि आपकी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई हेट कमेंट आता है और हम आदेश देते हैं कि इस कमेंट को हटाओ, तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको वो कमेंट हटाना होगा। इसके साथ साथ आपको ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, ग्रीवेंस रेड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाना होगा। इस प्रकार की कई तरह की बातें जो हैं, कई तरह की ओब्लिगेशंस हैं इंटरमीडियरी के ऊपर हमारे देश में। अब देखो इसके कारण ना माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज जो है ना, वो सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी एक प्रकार से इंटरमीडियरी हो गई। अब वो बोलेंगे कि देखो आप तो ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हो कि जिससे हम तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे इंडिया में। सारी बातों का मतलब एक है कि अभी की जो इंटरमीडियरी की डेफिनेशन है ना करंट आईटी एक्ट में, वो खराब है। तो अभी सरकार ने ऐसे सिग्नल दिए हैं कि डिजिटल इंडिया बिल जो अभी आएगा ना, फर्स्ट ड्राफ्ट आएगा इस महीने से आखिर से पहले, 30 तारीख से पहले, उसमें ना विभिन्न इंटरमीडियरीज को ना अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया जाएगा। जैसे ई कॉमर्स की अलग से कैटेगरी हो गई, सर्च इंजन की अलग से कैटेगरी हो गई, सोशल मीडिया की अलग से कैटेगरी हो गई। तो फिर क्या होगा? फिर इसका फायदा ये होगा किसी भी प्लेटफॉर्म को ना उसकी कैटेगरी में डाला जाएगा और उसके लिए अलग से ऑब्लिगेशन होंगी। मतलब सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए थोड़ी बड़ी ऑब्लिगेशन होंगी कि यहां पे कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं यूजर्स के, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी वेबसाइट्स हैं, अमेजोन जैसी वेबसाइट्स हैं, उनके लिए अलग ऑब्लिगेशन होंगी क्योंकि वहां पे यूजर्स ज़्यादा कमेंट नहीं करते। तो इस अप्रोच से अभी सरकार चलेगी। जो बिल अभी प्रेजेंट किया जाएगा जनता के सामने इस महीने के आखिरी डेट से पहले, उसमें हम ये सारी गाइडलाइंस देखेंगे। राइटर कहते हैं देखो ये अप्रोच सही भी है, बट एक चीज़ का ध्यान ये रखना चाहिए, देखो टेक्नोलॉजी ना अभी तेजी से चेंज हो रही है, तो आप ये स्कोप जरूर रखिए कि ऐसा बिल ना हो कि ऐसे प्रोविजंस हो बिल में जो आज तो रेलेवेंट हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएं, तब आपका बिल ही पुराना हो जाए, तब आपके बिल के प्रोविजंस रेलेवेंट ना हो। तो ये सारी चीजें आप मत करिएगा। दूसरा, हर एक कैटेगरी के लिए ना, जैसे आपने सोशल मीडिया की कैटेगरी बना दी और सर्च इंजन की अलग से बना दी। सोशल मीडिया में ज़्यादा रिस्क है, सर्च इंजन में थोड़ा कम रिस्क है। सर्च इंजन में रिस्क ये है कि ये गूगल जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बाइस्ड सर्च ना करें, हार्मफुल चीज़ों को मत दिखाएं सर्च में।
ये ऑब्लिगेशंस हैं गूगल और दूसरी सर्च इंजन्स के ऊपर। तो मतलब आप ना रिस्क असेसमेंट कर लो कि किस कैटेगरी में कितना ज़्यादा रिस्क है, उसी के हिसाब से आप प्रोपोर्शनेट ऑब्लिगेशन लगा दो। जहां पे रिस्क ज़्यादा, उनको ज़्यादा ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, उनको ज़्यादा कंप्लायंस करना होगा, उनको ज़्यादा कड़े कानून मानने होंगे, ज़्यादा कड़े रूल्स मानने होंगे। जहां पे रिस्क कम, उनको थोड़ा छूट दे दो कि भैया आपके कैटेगरी से यानी सर्च इंजन से फॉर एग्जांपल रिस्क नहीं है तो आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छूट है, आप अच्छे से काम करो, आपको हम तंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें सरकार को करनी चाहिए इस बिल में। अब देखना होगा सरकार जब बिल प्रेजेंट करेगी ना जनता के सामने, बाद में पार्लियामेंट में करेगी, तब हम इसको डिस्कस करेंगे ज्यादा गहराई से कि सरकार ने रिलीज क्या किया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब हम न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले देखो एक न्यूज़ है, दिल्ली में ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक महिला की डेथ हो गई। 34 वर्ष इनकी उम्र थी, साक्षी आहूजा। करंट लगने से इनकी डेथ हुई इसी स्पॉट पे। अब देखो जो अलग अलग अथॉरिटीज है ना दिल्ली में, वो एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। तो इस न्यूज़ में क्या एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं? ये सारे इश्यूज निकल के आते हैं। सबसे पहले नेग्लिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहां पे ना वायर्स बिल्कुल एक्सपोज्ड थी, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के काम में कोताही बरती गई है कि बिल्कुल एक्सपोज्ड वायर्स जो हैं वो खुले में थी और करंट लगने से डेथ हो गई। नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी। बारिश के सीजन में बारिश की वजह से ये प्रॉब्लम आई, अथॉरिटीज का कहना है। तो देखो बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला है, पहले से सारी चीजें क्यों नहीं पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एड्रेस की गई। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। अभी देखो कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है कि किसकी गलती है, कौन पर्सन जिम्मेदार है, कौन सी अथॉरिटी की गलती है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। नेक्स्ट, जस्टिस फॉर विक्टिम। देखो साक्षी आहूजा की तो डेथ हो गई ना, परिवार ने तो अपने सदस्य को खो दिया ना, तो उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सबसे लास्ट में ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि क्यों ये घटना घटी, हम क्या कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन का अभाव है। इससे जनता का जो ट्रस्ट है ना सरकार के ऊपर वो खत्म होता है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज इस न्यूज से निकल के आते हैं। यहां पे देखो एक आर्टिकल इंडिया इजिप्ट रिलेशन से संबंधित है। इंडिया इजिप्ट रिलेशंस को हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, इसलिए इसे आज की डिस्कशन में नहीं शामिल किया। जो पॉइंट्स बोले जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोनों देशों के बीच में अब जो रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदली जा चुकी है। आर्टिकल में बोला जाता है कि स्वेज कैनल पे जब क्राइसिस पैदा हुए थे ना, इंग्लैंड, इजराइल, फ्रांस, इन लोगों ने अपनी फोर्सेस भेज दी थी स्वेज कैनल पे, स्वेज नहर में, ताकि इजिप्ट से स्वेज कैनल का जो कंट्रोल है वो छुड़वाया जा सके। जबकि इजिप्ट ने उस समय स्वेज नहर को नेशनलाइज कर दिया था, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तो उस समय इंडिया ने इजिप्ट का समर्थन किया था। आज देखो रशिया यूक्रेन वार पे जो स्टैंड इंडिया का है ना वही इजिप्ट का भी है, दोनों सेम ही सिचुएशन में हैं। इस साल 26 जनवरी पर जो रिपब्लिक डे के मौके पे परेड आयोजित हुई थी ना, उसमें चीफ गेस्ट थे इजिप्ट के राष्ट्रपति। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इजिप्ट यात्रा के दौरान अल हकीम मॉस्क में भी विजिट किया। तो एक प्रकार से जो मिसगिविंग्स है ना कि इंडिया में माइनॉरिटीज का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उस मिसबिलीव्स को एड्रेस करने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने। और इजिप्ट जो है उसने हाल ही में ब्रिक्स का जो एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसे ज्वाइन किया। और इजिप्ट जो है वो ब्रिक्स का मेंबर भी बनना चाहता है, जिसमें 5 देश हैं। इस पर फैसला होगा इस साल के अंत में जब ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज होगा। कुल मिलाकर देखो आप कह सकते हो कि इंडिया और इजिप्ट एक बढ़िया रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के संबंध जो हैं वो आने वाले समय में और मजबूत होंगे। नीचे देखो ये वागनर जो ग्रुप है, वागनर ग्रुप है, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है रशिया में, जिसने म्यूटिनी कर दी थी रशिया की मिलिट्री लीडरशिप के अगेंस्ट। मैं आपको ना बड़ा इशू बताता हूं, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूज तो फिर भी ठीक है, न्यूज तो कहीं पर भी आपको मिल जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस, जो कि मेंस में काम आता है। मेंस में न्यूज का काम नहीं है, मेंस में एनालिसिस का काम है। एनालिसिस क्या है? वागनर ग्रुप
रशिया की तरफ से यूक्रेन वार लड़ रहा था, बट नाराज हो गया रशिया की मिलिट्री पॉलिसीज की वजह से, तो उसने मिलिट्री के अगेंस्ट में म्यूटिनी कर दी। मतलब बोल दिया कि हम मॉस्को में आ रहे हैं आपको हटाने के लिए, जस्टिस के लिए। लेकिन पुतिन नाराज हो गए। पुतिन ने बोला कि हम वागनर ग्रुप के लोगों को सबक सिखाएंगे। लेकिन बीच में डील साइन हो गई। वागनर ग्रुप जो पहले प्रोसीड कर रहा था मॉस्को की तरफ, उसने अपना काफिला रोक दिया और डील हो गई, म्यूटिनी खत्म हो गई। लेकिन एनालिसिस पे आते हैं। वागनर ग्रुप क्या है? प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जो होता है ना, वो पैसे लेके लड़ता है, हायर करता है, लोगों को शामिल करता है अपनी फौज में और पैसों के लिए लड़ता है। जैसे अफ्रीका का कोई देश है ए देश में ना इंसर्जेंसी पैदा हो गई। ए देश ने ना वागनर ग्रुप से संपर्क किया कि आप यहां हमारे यहां पे आइए, इंसर्जेंसी को खत्म कीजिए, बदले में हम आपको पैसे देंगे, या फिर बदले में आप हमारे देश में गोल्ड माइनिंग कर लीजिएगा, हम आपको एक एरिया दे देंगे जहां पे गोल्ड मिलता है, आप वहां पे गोल्ड माइनिंग कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप काम करते हैं। लेकिन आरोप कई बार इन पे ये लगते हैं कि ये ना ह्यूमन एट्रोसिटीज बहुत करते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, बहुत ज्यादा बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं इन प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स के ऊपर। वागनर ग्रुप तो देखो रशिया की सरकार को सपोर्ट करता है मेनली, शुरुआत भी रशिया सरकार की सपोर्ट से हुई थी इस ग्रुप की, और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स हैं वर्ल्ड में। तो वागनर ग्रुप की म्यूटिनी के साथ ही ना, और यूक्रेन वार में इनकी भूमिका के साथ प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसको लेके भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखो लास्ट में समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आर्टेमिस अकॉर्ड वाला आर्टिकल, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, 27 देशों का एग्रीमेंट है, इंडिया ने ज्वाइन किया, बहुत सारा फायदा होगा। क्यों आया? पहले मून एग्रीमेंट हुआ करता था 1979 में, आउटर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए 5 ट्रीटीज थी, उनमें से एक था मून एग्रीमेंट, जिसको यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया। मून एग्रीमेंट में यह था कि आउटर स्पेस को कोई यूज नहीं करेगा अपने फायदे के लिए, उसको मिलिटराइज नहीं करेगा, वेपन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेगा। बट अब यूएस की जो सोच है वो चेंज हो गई है। अब यूएस मून को इस्तेमाल करना चाहता है, मून को मिलिटराइज कर रहा है यूएस, इसलिए आर्टेमिस प्रोग्राम यूएस ने लॉन्च किया है। मकसद ये है इस प्रोग्राम का, मून पे परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना, वहां से सैटेलाइट आए जाएं, एक चैनल बनाना, स्पेस में काफी सारे सैटेलाइट्स का ग्रुप लॉन्च किया जाएगा नेविगेशन के लिए। तो ये है आर्टेमिस अकॉर्ड। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि इंडिया का खुद का स्पेस प्रोग्राम है गगनयान, जिसमें इंडिया हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहता है। उस प्रोग्राम में फायदा मिलेगा इस अकॉर्ड को साइन करने से। रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, दूसरी स्पेस एजेंसी से इंडिया सीखेगा। चैलेंजेस क्या है? सिर्फ गाइडलाइंस हैं, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इंडिया हमेशा एक कानून प्रेफर करता है, फॉर्मल गाइडलाइंस प्रेफर करता है, और रशिया के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। इंडिया को अपना बजट इंक्रीज करना होगा, यह भी एक चैलेंज है। तो ये हमने रिवाइज किया। अब दूसरा जो आर्टिकल था ताइवान वाला, उसकी भी समरी देख लीजिए। कन्फ्लिक्ट इन ताइवान स्ट्रेट, पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा, इंडिया के लिए भी पड़ेगा। इंडिया पर इंपैक्ट जो पड़ेगा अलग अलग डायरेक्शंस में पड़ेगा। इंडिया का ट्रेड होता है, यहाँ से सप्लाई चेन से इंडिया के लिए डिसरप्ट हो जाएंगी। सेमीकंडक्टर्स और डेटा फ्लो इंडिया से प्रभावित होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। डेटा फ्लो मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में अगर घमासान मचेगा, वायलेंस होगा, तो नीचे से जो केबल्स जाती हैं उनको काट दिया जाएगा, डेटा फ्लो प्रभावित होगा, इंटरनेट पे असर पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करें इंडिया सिचुएशन का, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में। ग्लोबल साउथ जैसे गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन पे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उनके साथ मिलकर काम करें ताकि चाइना पे प्रेशर क्रिएट किया जा सके। ये क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों जो क्वेश्चंस हैं 250 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना है। 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।